हम बात करते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल जो कार्बोनेट्स हैं उनकी लैटिस एनर्जी किस ट्रेन में बढ़ती है या घटती है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि बेरिलियम कार्बोनेट सबसे कम लैटिस एनर्जी शो करता है और बेरियम कार्बोनेट सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी शो करता है। अब लैटिस एनर्जी होती क्या है? लैटिस एनर्जी वो एनर्जी है जो 1 मोल कंपाउंड को अगर प्रोवाइड की जाए तो वो कंपाउंड अपने आयंस में सेपरेट हो जाता है या वो एनर्जी उस कंपाउंड को उसके आयंस में कन्वर्ट कर देती है। अब लैटिस एनर्जी दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहला तो डिपेंड करती है साइज पर कि आयंस का साइज कैसा है, और दूसरा डिपेंड करती है उसके चार्ज पर। तो अगर हम चार्ज की बात करें तो सभी आयंस पे, चाहे वो बेरिलियम आयन हो, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम या कार्बोनेट, सभी पर 2 चार्ज होता है कि सभी कैटायंस पर 2+ चार्ज है और कार्बोनेट पर 2- चार्ज है। लेकिन अगर हम साइज की बात करें तो साइज में हम देखेंगे कि बेरिलियम का साइज सबसे छोटा और बेरियम का साइज सबसे बड़ा होता है। तो इस सेकंड ग्रुप में जब हम अप टू डाउन जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। लेकिन कार्बोनेट जो है वो एक बड़ा आयन है और पहले से ही इसका साइज काफी बड़ा होता है। अब अगर हम लैटिस एनर्जी की बात करें तो लैटिस एनर्जी में अगर सिमिलर साइज के एनायंस और कैटायंस होते हैं तो उनकी लैटिस एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है, और अगर उन एनायंस और कैटायंस के साइज में डिफरेंस होता है या वो दोनों डिसिमिलर होते हैं तो उनकी लैटिस एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो इस तरह से अगर हम देखें कि बेरियम और कार्बोनेट दोनों के आयंस जो है वो ऑलमोस्ट कंपैरेबल है या दोनों के आयंस जो है वो बराबर साइज के हैं, इस वजह से इसकी जो लैटिस एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। और अगर हम बेरिलियम की बात करें और कार्बोनेट की बात करें, इनमें अगर हम अंतर देखें तो बेरिलियम का साइज इस कार्बोनेट आयन की कंपैरेटिवली काफी छोटा होता है। तो इस वजह से बेरिलियम कार्बोनेट सबसे कम लैटिस एनर्जी शो करता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसको हम इनके लैटिस स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं कि जो बेरिलियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट, बेरिलियम कार्बोनेट, ये किस तरह का लैटिस स्ट्रक्चर बनाते। तो इनका जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि कोई भी लैटिस जब बनता है तो जो भी आयन है उसका अपोजिट आयन उसको चारों तरफ से सराउंड करके रखता है या घेर के रखता है। तो यहाँ पर जो रेड आयंस आपको ये दिख रहे हैं ये सभी कैटायंस हैं, और जो इसके आसपास जो स्काई ब्लू कलर के जो आयंस हैं वो एनायंस हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ इस पर्टिकुलर पोजीशन में ये जो कैटायन है ये काफी छोटा है और इसके चारों तरफ जो इकट्ठा एनायन है वो काफी बड़ा है। तो अगर हम इसे बेरिलियम माने और इस बड़े आयन को कार्बोनेट आयन माने तो आप देखोगे कि ये कुछ इस तरह की लैटिस स्ट्रक्चर शो करेगा जिसमें कार्बोनेट कार्बोनेट बिल्कुल पास पास आ जाएगा और सेम चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करने की वजह से इसमें अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, और अनस्टेबिलिटी आ जाएगी तो हम इसको थोड़ी सी भी एनर्जी अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो वो एनर्जी इसको इसके आयंस में कन्वर्ट कर देगी। इसीलिए जो बेरिलियम कार्बोनेट है इसकी जो लैटिस एनर्जी है वो सबसे कम है। अब जैसे जैसे साइज आप बढ़ता जाएगा, अब यहाँ पर अगर हम इसको बात करें कि अगर ये मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम में भी क्या होता है कि जो एनायंस है वो पास पास है और रिपल्शन यहाँ पर भी लगेगा, तो इसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इसकी लैटिस एनर्जी भी थोड़ी सी कम रहेगी। लेकिन बेरियम का साइज और मैग्नीशियम के साइज में मैग्नीशियम का साइज थोड़ा सा बड़ा है, इस वजह से ये थोड़े से सेपरेटेड रहेंगे, ये इसकी लैटिस एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी। लेकिन अगर इस केस में अगर हम बात करें और यहाँ ये अगर आपका ये बेरियम आयन है और ये आपका अगर कार्बोनेट आयन है तो इनमें जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो इंटर आयनिक डिस्टेंस जो है वो आयन आयन डिस्टेंस ज्यादा है, जिसकी वजह से इनमें रिपल्शन कम लगेगा और अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होंगी, जिसकी वजह से बेरियम कार्बोनेट सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी शो करेगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि क्यों बेरिलियम कार्बोनेट सबसे कम लैटिस एनर्जी शो करता है और बेरियम कार्बोनेट सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी शो करता है।